हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। बेटा जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि हम मैकेनिकल एनर्जी की जब हम बात कर रहे थे तो मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज़ अ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका क्या सेंस है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या की अगर हम बात करें, एनर्जी पॉसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, यानी कि बॉडी अपनी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी पॉसेस करती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रखी गई है, उस पोजीशन की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी है, एनर्जी एसोसिएट हुई है, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। मतलब कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द या एनर्जी पॉसेस ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, वाटर केप्ट इन अ डैम, डैम में अगर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आपके घर के छत पे टैंक में, यानी कि जो टैंक होता है वाटर टैंक है, उसमें जो वाटर रखा हुआ है तो उस वाटर के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे ही आप टैप ओपन करते हो तो क्या होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे, क्योंकि हाइट उसकी कम होती चली जाती है और उसके बाद से धीरे धीरे क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, जिसकी वजह से वाटर फ्लो करता रहता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। तो फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है। मतलब कि इतना सेंस रखो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किस पर डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है और उसकी हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज अ पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के, यानी कि किसी भी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइट के। जितनी ज़्यादा हाइट पर कोई बॉडी रखी गई होगी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये दो मेन फैक्टर्स हैं। यह हाइट कहाँ से लिया जा रहा है, ऑन द एबव एच, एबव द अर्थ, अर्थ के सरफेस से जितनी ज़्यादा हाइट पर रखी गई होगी बॉडी, उतनी ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हम इसको कंबाइन करें, यानी कि लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, एट अ हाइट, किसी हाइट पर ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ये सपोज करो ये सरफेस है अर्थ का, ठीक है। तो अर्थ का सरफेस है, यहाँ से अगर मान लो किसी भी ब्लॉक को यहाँ पे रखा गया, सीधे यहाँ से ले जा कर के, दैट इज़ इसका मास m है, इसकी हाइट h है, और दूसरा तरीका हमारा ये था कि इसको ले जाने के लिए मास m है, ठीक है। इसको इस हाइट तक ले जाने के लिए हमने ये रूट फॉलो किया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे स्टेयर्स के थ्रू लेकर के गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या आ जाएगी, mgh, और यहाँ पे अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, mgh।
मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आया? इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करता है, कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि किस पाथ से किस रूट से बॉडी जो है उस पर्टिकुलर हाइट पर पहुंच रही है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वर्क कितना करना होगा? वर्क इज इक्वल टू इसके वेट, इसका वेट कितना, m इंटू जी इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट h। क्या यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है? उसी तरह से इस केस में देखेंगे तो इस केस में भी वर्क इज इक्वल टू इसका वेट m इंटू जी और उसका कितना हाइट तक इसको डिस्प्लेसमेंट हुआ h। ठीक है, mgh, यानी कि यही जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इस पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट is at a height of 6 meter above the ground, given g is equal to 9.8। चलिए देखते हैं। क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, मतलब कि मास आपको दे रखा है 10 kg, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर, मतलब कि h आपको दे रखा है 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, g की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो क्या जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, m आपके पास 10 है, 6 इंटू 9.8 इंटू 6 क्या जाएगा? 98 इंटू 6, 588 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 588 जूल। क्लियर? इसी तरह से हम बात करेंगे एनर्जी। चूंकि एनर्जी की हमने बात की थी, तो एनर्जी क्या होता है? इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या हो जाएगा बेटा? चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू another form is called transformation of energy। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है बेटा, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आपको समझ में आ गई कि यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में अगर हम चेंज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा कि जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में जो वाटर है डैम में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, यानी उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, उसके बाद से क्या होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। जब वहाँ से फॉल होना शुरू होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद से धीरे धीरे वो क्या होती है, जब आपका डायनेमो है यानी कि उस पर फॉल होता है, ठीक है, तो उस पर फॉल होने के बाद से जो डायनेमो को रोटेट कराने का काम करता है, मतलब कि वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पहले थी, उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से थर्मल पावर हाउस में भी, थर्मल पावर हाउस में आपके पास क्या होता है कि बेसिकली केमिकल एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद से वो केमिकल एनर्जी आपका जो है, जैसे कि लाइक कोल, जैसे केमिकल एनर्जी की बात करें, जैसे कोल है आपका कोयला, ठीक है, कोल के पास कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो बर्न होता है, यानी कि उसके बाद से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उस हीट एनर्जी की वजह से वो धीरे धीरे क्या होता है, वो हीट एनर्जी क्या होती है, दूसरी बॉडीज़ को लाइक वाटर को हीट अप करती है। हीट करने के बाद से वाटर के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो काइनेटिक एनर्जी जो है अगेन आकर के मूव कराता है, किसका, डायनेमो को मूव कराने का काम करता है। फिर उसके बाद से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट पे अगर हम बात करें, थर्मल पावर प्लांट में, तो वहाँ पे क्या होता है कि केमिकल एनर्जी ऑफ कोल कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी एंड देन फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह से आपने प्लांट्स का देखा होगा कि प्लांट्स क्या करते हैं, सन से जो भी रिसीव्ड एनर्जी होती है उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद से जो भी फ्रूट्स और जो भी चीज़ें उनके पास यानी कि एडिशनल पार्ट्स होते हैं, उनको हम जो है कट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, तो प्लग करके और उनको हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि उसने क्या किया, सन से जो एनर्जी मिली उसका यूटिलाइज़ किया, ठीक है। यूटिलाइज़ करने के बाद से वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, एक प्रॉपर एक प्लांट के रूप में मतलब डेवलप हो गई। उसके बाद से वो प्लांट अगेन जो है कन्वर्ट हो गया किस में, हमारे फूड के रूप में, ठीक है। फिर वो फूड जैसे ही हमने इंटेक किया, इंटेक करने के बाद से हमारे अंदर वो एनर्जी हो गई, हमारे वो एनर्जी मसल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मतलब इस तरह से। और उससे फिर हम कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी पर्टिकुलर वर्क होगा तो उसके लिए वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद से अब चूंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो क्या एनर्जी का कुछ लॉस वगैरह होता है क्या, कुछ एनर्जी ख़त्म भी हो जाती है या फिर वही रहती है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब चूंकि जब एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि क्या हम जो टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, क्या वो टोटल एनर्जी किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट होती है? नहीं। हो सकता है कि जो आप एनर्जी यूज़ कर रहे हो, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर के, जैसे कि आपने
सपोज करो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आपने जो भी एनर्जी दिया पुश करने के लिए। मान लिया कि 100 जूल की एनर्जी आपने दिया पुश करने के लिए, लेकिन उसके बाद से जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, यानी कि जो बॉल थी या बॉक्स था, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई हो सकता है 90 जूल ही आई, तो 10 जूल गया कहाँ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 10 जूल आपका है वो गया इसलिए कि हो सकता है आप जब पुश कर रहे थे तो उसकी वजह से हीट जनरेट हुई हो, ठीक है, या फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि जो भी आपका मतलब जो है जिस भी सरफेस पे बॉक्स रखा गया था उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन की वजह से उसको कम करने में यूटिलाइज हो गई होगी। मतलब कि ओवरकम, तो वहाँ पे देखोगे तो नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा हीटअप हो गया होगा। तो वो एनर्जी जो आपने दिया था 10 जूल का, जो 100 जूल का दिया था, जिसमें आपको 90 जूल ही दिख रहा है, तो वो 10 जूल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। यानी कि अब टोटल एनर्जी की बात करोगे तो उस 10 को भी तो ऐड करोगे, तो टोटल एनर्जी आपके पास 100 जूल हमेशा रहेगी। इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम देखें फ्री फॉल की कंडीशन कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है, तो अगर हम अंडर ग्रेविटी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर ग्रेविटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल के केस में हम देखें, सपोज एक बॉल है, ये इसकी पोजीशन ए है, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, और यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। सपोज कि 20 जूल की एनर्जी यहाँ पर, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी 20 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 0। अब ये धीरे धीरे मूव करके मान लो इस पोजीशन पर आया, बी पोजीशन पर, तो इसके पास मान लिया कि 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 15 जूल। उसी तरह से ये बॉल जैसे सी पोजीशन पर आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो 10 जूल और इसके पास 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही ये जब डी पोजीशन पर आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी 15 जूल और इसके पास 5 जूल की पोटेंशियल एनर्जी बची। जैसे ही वो यहाँ पर आया ई पोजीशन पर, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 20 जूल और यहाँ पर 0 जूल, ठीक है। अब टोटल एनर्जी की हम बात करें तो बेटा टोटल एनर्जी क्या होगा, 20 प्लस 0 क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी दैट इज़ 20 जूल। यहाँ से ऐड करो तो टोटल एनर्जी 20 जूल, यहाँ से भी अगर आप देखो तो 20 जूल, यहाँ से इन दोनों को सम करोगे तो टोटल कितना 20 जूल, इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 जूल। तो कहने का मतलब आपको ये दिखा कि टोटल एनर्जी इस सिस्टम का क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। मतलब इस सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो भी रहा है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। तो यहाँ पे देखो आप काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती चली गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली गई, लेकिन टोटल एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। टोटल एनर्जी अभी भी वही है, यानी कि टोटल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ द डूइंग वर्क दैट इज पावर, ठीक है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस पर आप लोग जो है क्वेश्चंस जो भी आपको बुक में हो, एनसीईआरटी में हो, ठीक है, उनको आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे पावर, और आई थिंक कल ही जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले की चीज़ें अगर आपको देखनी है तो प्रीवियस लेक्चर में आप जा कर के देख सकते हो, ठीक है। लेक्चर 1, 2, 3 आप आराम से देख सकते हो, आपके इसी चैनल पर जो है ये तीनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ से प्लेलिस्ट से देख लो, प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, बाकी और सारे वीडियोस को आपको देखना है तो इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे, टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे इजीली आप अप्रोच कर सको कि आपका
कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए, आपका कोई भी लेक्चर छूटने ना पाए। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।